सो स्टूडेंट्स, हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिटिंग अरेंजमेंट का समझ लिया, मतलब बैठक व्यवस्था का। तो अब बारी है कुछ सवालों से डील करने की। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि हम लोग ऑल ऑफ सडन लेवल को हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, लेवल को ऑल ऑफ सडन रेज नहीं करेंगे। इनफैक्ट स्लोली 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 धीरे धीरे हम वो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ, और ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं दोनों लैंग्वेज में प्लेस्ड हैं, आप जिसमें भी खुद को कंफर्टेबल पा रहे हैं आप उसमें इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिंप्लीफाई कर ही रही हूँ, बट मैं चाहूंगी क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सिंप्लीफाई कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में सब सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद इंडिविजुअली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना। तो आप भी मेरे सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करते चलिए, ताकि लेटर ऑन हम और आप एक दूसरे का सोल्यूशन मैच कर सकें, आप देख सकें कि आपका सोल्यूशन सही आया है या नहीं आया। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ हमसे क्या कहा गया है, टोटल 8 मेंबर्स हैं, P, Q, R, S, T, U, V एंड W। टोटल 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक गोलाकार मेज के किनारे ये 8 के 8 लोग बैठे हुए हैं। मतलब ये जो अरेंजमेंट बन के आ रहा है ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक का अरेंजमेंट है। ठीक है, हमने एक डायग्राम बना लिया। एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब के सब किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। मतलब हमने एरो का इंडिकेशन बना दिया दैट ऑल द 8 मेंबर्स, सारे से सारे 8 सदस्य सेंटर फेसिंग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी कोर या मेन हिंट की तरफ, जिसमें सबसे पहली हिंट क्या कह रही है हमसे, R is second to the left of Q। मतलब Q के सेकंड लेफ्ट में कौन मौजूद है, R मौजूद है। तो हमने यहाँ पे Q को रख दिया, Q के सेकंड लेफ्ट। अब एक बात बताइए, अगर आप सेंटर फेसिंग हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, याद करिए थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको यही बताया था, अगर हम सेंटर फेसिंग है तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन रहा है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। कभी भी जब भी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो, सिंपल फंडा है, आपको इमेजिन करना है कि आप खुद ही वहां पर बैठे हुए हो। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या कहा गया था, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के सेकंड लेफ्ट में कौन मौजूद है, R। मतलब हमको इस तरफ जाना है, सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे हमने किसको प्लेस कर दिया, R को प्लेस कर दिया। ठीक है, अगली हिंट देखते हैं। अगली हिंट कह रही है Q इज एट 4th पोजीशन फ्रॉम T। अब आप एक बात बताइए, क्या इस हिंट में कमी है, ये जो Q है वो T से चौथी पोजीशन पर आ रहा है, 4th पोजीशन पर आ रहा है। आप खुद सोचिए, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी इसको भी ट्रेस आउट किया था, इस हिंट में कुछ भी मिसिंग पार्ट नहीं है, ये हिंट अपने आप में कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, आपसे क्या कहा गया, 4th पोजीशन। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, टोटल नंबर पीपल कितने हैं, 8 है। 8 लोगों में अगर 4th पोजीशन की मैं बात करूं तो वो लोग कहाँ आएंगे, आमने सामने आएंगे। अगर हमको लेफ्ट या राइट हैंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, नेवर माइंड, इट्स नॉट अ बिग डील, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। 4th पोजीशन, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने Q के जस्ट सामने T को प्लेस कर दिया, जस्ट सामने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब इस हिंट को हम अभी बना नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको एक इंस्ट्रक्शन के रूप में कहीं लिख लेते हैं कि जो W है ये P का नेबर नहीं है। मैंने 2 पैरेलल लाइन बना के कट कर दिया। मतलब देखिए, मैंने पैरेलल लाइन इसलिए बना दी है क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, नेबर नहीं है। नेबर का मतलब लेफ्ट वाली पोजीशन भी एलिमिनेटेड है और राइट वाली पोजीशन भी एलिमिनेटेड है। यहाँ एलिमिनेशन किसी एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, हम श्योर नहीं है ना, किस एक डायरेक्शन की बात हो रही है। इन्होंने दोनों डायरेक्शन को एलिमिनेट करा दिया, लेफ्ट और राइट दोनों को। अगर इन्होंने कहा होता कि WP का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब तत्काल पड़ोसी, अगर इन्होंने ऐसा कहा होता कि होगा, तो वहां पर हम W और P के बीच में 2 पैरेलल लाइन बना देते। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि इमीडिएट नेबर नहीं है, इसलिए मैंने 2 पैरेलल लाइन को बना के क्रॉस कर दिया। मतलब W और P को अगल बगल में बैठना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन को मैं बना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने साइड में एक आइकन के रूप में रख लिया है। ठीक है, चलिए प्रोसीड ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। V इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P। ये जो V है ये P के इमीडिएट राइट में होगा। किधर होगा, राइट में।
मतलब ऐसे कहीं आप P को इमेजिन करेंगे और P के तत्काल राइट में आपको V को रखना होगा। मैंने ये भी एक इंस्ट्रक्शन बना के रख लिया, मतलब लेफ्ट में नहीं आना है, राइट में आना है। अरेंजमेंट कुछ ऐसे आएगा, एकदम तत्काल पड़ोसी है, तत्काल राइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे कह रहा है U एंड P आर नॉट नेबर ऑफ Q। ये जो U और P हैं ये Q के पड़ोसी नहीं हैं। मतलब U और P के लिए ये दोनों पोजीशन हमने कैंसल्ड आउट कर दी, Q की अगल बगल वाली, दाएं बाएं वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे क्या कह रहा है, हमसे एकदम लास्ट हिंट, U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के थर्ड लेफ्ट में U है। अब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, चलिए जरा सब पे एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, P के थर्ड लेफ्ट में U है। अगर हमने यहाँ पे P को रखा, यहाँ पे तो हम रख नहीं सकते, कैंसल्ड पोजीशन है। यहाँ पे रखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा ओके, नेक्स्ट वन, अगर हमने यहाँ पे रखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओ ये तो प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये पोजीशन P के लिए कैंसल्ड आउट हो गई। चलिए और पॉसिबिलिटी है, अगर हमने यहाँ रखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगेन ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये भी कैंसल्ड आउट हो गई। और यहाँ पे आप P को प्लेस कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे पास इन टोटल में मिला के P और U को प्लेस करने के लिए एक ही पोजीशन बच रही है, तो यहाँ पे P को रख दिया और थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हमने किसको प्लेस कर दिया, U को। क्लियर है, अब ये हमें P मिल गया ना। अब P से जुड़ी हमारे पास एक और हिंट है, P के नेबर में W नहीं है। इस आइकन का मतलब यही है, इस रिप्रेजेंटेशन का, कि P के पड़ोसी W नहीं है। तो जब इन दोनों पोजीशन के लिए W के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो यही बच रही है। तो हमने यहाँ पे किसको रख दिया, W को रख दिया। और फिर हमें एक चीज और P से रिलेटेड पता चल रही है कि P के इमीडिएट राइट में, मतलब तत्काल दाएं में V बैठा है। तो ये P है, तत्काल राइट में हमने यहाँ पे V रख दिया। एक ही पोजीशन वैकेंट है और एक ही मेंबर मिसिंग है। कौन मिसिंग है, S मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे S को प्लेस कर दिया। हमारा अरेंजमेंट फुल एंड फाइनल बन गया। अभी मैंने आपको सिंपल ट्रैक का क्वेश्चन दिया था, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं और 8 के 8 सेंटर फेसिंग हैं। आई होप कि आप सबका भी आंसर यही आया होगा। अब इससे रिलेटेड जब अरेंजमेंट बन जाएगा तो काउंटर क्वेश्चन 5 पूछा जाए या 50 पूछ लिया जाए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये काउंटर क्वेश्चन पूछूं कि P के फोर्थ राइट में कौन बैठा है, आपको क्लियर आंसर क्या देना, फोर्थ राइट। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी फोर्थ राइट ट्रेस आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एकदम जस्ट सामने वाला मेंबर भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी फोर्थ राइट ही है। अगर मैंने फोर्थ राइट की बात की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो P के फोर्थ राइट में कौन आ रहा है, R आ रहा है। क्लियर है, चलिए अच्छा अगला सवाल, S के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, S के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, R। अच्छा अगर मैं पूछूं S के थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये कौन है, T बैठा है। मतलब जब हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा तो हम इससे रिलेटेड कितने भी काउंटर क्वेश्चन से डील कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आई होप आप सबको इतना सा समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अब लेवल थोड़ा सा और रेस करते हैं क्वेश्चंस का। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा अगला सवाल। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ वेरियस सर्कमस्टांसेस में अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लिकेटेड लेवल का बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। ठीक है, पहले हम अपने ग्रास रूट लेवल पे कमांड अच्छे से बना लें। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABCDEGH टोटल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, F नहीं है। ठीक है, टोटल 7 मेंबर्स हैं। दे आर सिटिंग इन अ रो। इन अ रो मतलब ये अरेंजमेंट लीनियर है। ये लोग एक रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर चेहरा करके एक लाइन में बैठे हुए, मतलब लीनियर अरेंजमेंट बन के आ रहा है। नाउ कम टू द कोर हिंट। अब आते हैं हमारी मेन हिंट की तरफ। देखिए, अब इस सवाल को सिंप्लीफाई करने में सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे ज्यादा जो मिस्टेक लोग कर देते हैं वो क्या करते हैं, आप सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक इनिशियल स्टार्टिंग हमारी यही होती है कि हमसे जितने भी पर्सन कहा जाता है, हम एकदम अच्छे बच्चे की तरह, एकदम गुड बॉय या गर्ल की तरह हम सारे प्लेसमेंट ऐसे बना के इत्मीनान से बैठ जाते हैं कि अब हमको जो भी प्लेसिंग करनी है हिंट की, इन्हीं के रेस्पेक्ट में करनी है। लीनियर अरेंजमेंट में सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं, आप प्री डिसाइडेड फॉर्मेट लेके कभी मत चला करिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, लीनियर अरेंजमेंट में प्री डिसाइडेड फॉर्मेट लेके कभी मत चला करिए।
इससे आप खुद को मेस्ड अप कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आपने एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट ले लिया, अब मुझसे मान लीजिए कहा गया ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, आप कहाँ पे ए को प्लेस कर देंगे? जब तक आप फर्दर हिंट्स नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ क्लियर नहीं होगा कि कॉर्नर में रखना है, मिड में रखना है, कहाँ रखना है। और अभी तो हमारे पास एडवांटेज है, शायद हिंट इतनी लेंदी नहीं है, छोटी सी फॉर्म में हिंट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। लेटर ऑन जब हिंट आपके पास 2-2, 3-3 पैराग्राफ में हो जाएगी तब आप क्या करेंगे, है ना? तो हमको अपनी प्रैक्टिस इन्हीं छोटे क्वेश्चन से ही इनिशिएट कर देनी चाहिए कि हमारा करेक्ट और ओरिजिनल ट्रैक क्या होगा इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कभी भी इस तरीके का फॉर्मेट या जोन बना के मत इनिशिएट करिएगा। जस्ट सिंपली एंड ब्लाइंडली फॉलो द हिंट्स। एकदम आपको सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए हिंट्स को फॉलो ऑन करते जाना है, कोई ट्रैक बना के शुरुआत नहीं करना है, ठीक है? चलिए फिर हिंट फॉलो करते हैं। जैसे हमारी सबसे पहली हिंट क्या कह रही है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ये सारे के सारे लोग नॉर्थ फेसिंग है। अब यहाँ नॉर्थ फेसिंग से क्या क्लियर हो रहा है? नॉर्थ फेसिंग से इनका डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है? नॉर्थ फेसिंग है मतलब इधर को देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया ये इनका राइट हैंड साइड है और ये इनका लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, चलिए अब पहली हिंट क्या कह रही है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के थर्ड राइट पर ए की प्लेसिंग है। तो हमने यहाँ पे डी को इमेजिन कर लिया, कहीं भी एट रैंडम हम पिक कर लेंगे। डी के थर्ड राइट में ए, थर्ड राइट मतलब हम इस साइड ही जाएंगे राइट हैंड साइड में, लेकिन थर्ड मतलब 2 पोजीशन को छोड़ते हुए तीसरी, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को हमने गैप छोड़ के यहाँ पे ए को रख दिया। गैप छोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको लेटर ऑन ताकि इन हिंट्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है कि यहाँ पे डी और ई के बीच में 2 प्लेसिंग करनी है, ठीक है? सिंपली आप थर्ड राइट लिख के मत चलिएगा, हम फाइनल अरेंजमेंट बनाते हुए चल रहे हैं। ओके, आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे हिंट क्या कह रही है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अभी हम क्या इसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इस हिंट को भी एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लिख लेंगे। हिंट क्या कह रही है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब कहीं पे बी आएगा, बी के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जी आना है। एक अरेंजमेंट ऐसा बन के आएगा। लेकिन अभी हम इन दोनों को लिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई कनेक्टिंग मेंबर या कॉमन मेंबर नहीं मिल रहा है, तो हमने इसको साइड में लिख दिया, अपने मेन डायग्राम में मर्ज नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे क्या कह रहा है, सी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ये जो सी और ई हैं ये दोनों जी के तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब सी और ई को यहाँ भी नहीं आना है और सी और ई को यहाँ भी नहीं आना है। जी के लेफ्ट और राइट दोनों में मैंने सी और ई की पोजीशन को एलिमिनेट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हिंट हमसे क्या कह रही है, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। ई के फोर्थ राइट में सी की प्लेसिंग करनी है, लेकिन हम अपने मेन डायग्राम में नहीं ला सकते हैं तो हम इसको भी किनारे लिख ले रहे हैं। ई के फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ में सी की प्लेसिंग करनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो। ये जो डी है ये रो के किसी भी किनारे पर नहीं आना है। यहाँ अब एक चीज क्लियर हो गई है कि इनके इस साइड में कुछ मेंबर्स की प्लेसिंग करनी है, मिनिमम 1, एक ना एक मेंबर तो जरूर होगा, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इनको कॉर्नर पे नहीं बैठना है, ठीक है? अब अगली हिंट के हमसे क्या कह रही है, बट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? डी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 2 वर्ड्स आते हैं, एंड और हु, ठीक है? आपके पास 2 वर्ड्स आते हैं, एंड और हु। इन दोनों वर्ड की जरा पहले प्लेसमेंट समझ लीजिए कि क्वेश्चंस में होती कैसे है। अगर आपसे कहा जा रहा है ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है? मान लीजिए मैंने बोला ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब किसके लिए बात हो रही है? अगर एंड से डिनोट कर रहा है मतलब हम फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एंड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, और, ठीक है? अगर एंड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो फर्स्ट पर्सन के लिए हो रही है, और अगर हु से हो रही है तो सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है? इस एक चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा। चलिए फिर अब आते हैं अपनी अगली हिंट पे। जैसे कि क्या कहा है, डी इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रोड। डी किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, बट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, मतलब ये जो डी है ये एच के सेकंड राइट पर है। मतलब हम एच को कहीं यहाँ प्लेस करेंगे तभी ये सेकंड राइट पे आएगा।
अब 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का हमने अरेंजमेंट बना रखा है, मतलब प्लेसिंग कर रखी है, और टोटल है कितने? 7 है। अब वो 7वां मेंबर इनके बीच में तो नहीं आएगा, वो जो 7वां मेंबर है वो चाहे इस कॉर्नर पे आ जाएगा चाहे इस कॉर्नर पे आ जाएगा। हम अभी श्योर नहीं है कि इस कॉर्नर पे आएगा, और हमारे पास हिंट खत्म हो चुकी है। जब भी कभी आपको ऐसे सिचुएशन में आप स्टक कर जाइए तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? आपको ऐसी हिंट प्रेफर करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ना, अभी आपको कनेक्टिंग हिंट नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है ना कि कोई कनेक्ट करने वाला मेंबर तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम किस हिंट से इनिशिएट करें अब, जबकि हमारे पास सारी हिंट खत्म हो चुकी है। इस स्टेज पे आपको कोई ऐसी हिंट प्रेफर करनी होगी जो सबसे वाइड गैप कैरी कर रही है, सबसे ह्यूज गैप कैरी कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे वाइड गैप कैरी कौन सी हिंट कर रही है? ई और सी वाली। ई के 4th राइट में सी है, यही सबसे वाइड गैप कैरी कर रही है ना। अब यही हिंट हमको हेल्प आउट करेगी इसको सिंप्लीफाई करने में। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक 7वां मेंबर इधर आ जाए या तो इधर आ जाए। चलिए जरा, हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस है, सब पे एक बार इमेजिन करते हैं कि अरेंजमेंट बनेगा कैसे कैसे। ठीक है, हमें हिंट कौन सी लेनी है? ह्यूज वाइड गैप वाली, ई और सी वाली। चलिए लेट्स सी। अगर मैंने ई को प्लेस यहाँ कर दिया तो सी कहीं इस बाउंड्री के बियॉन्ड हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे, तो हम ई को यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते। अच्छा, अगर हमने ई को यहाँ कर दिया 1st 2nd 3rd 4th, अगेन द सेम थिंग, फिर सी बहुत आगे निकल जाएगा, तो हम इसके लिए भी प्लेसिंग नहीं कर सकते। चलिए, अगर हमने ई को यहाँ पे रखा 1st 2nd 3rd 4th, अगेन सी बहुत आगे निकल रहा है, हमारी इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो ये पोजीशन भी एलिमिनेटेड है। अगर हमने ई को यहाँ रखा तो ओके लेट्स सी 1st 2nd 3rd 4th, बट ये पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। चलिए, अब हमारे पास एक ही पोजीशन बच रही है, वो है ये एच के बगल वाली। अगर हमने यहाँ पे ई को प्लेस करा 1st 2nd 3rd 4th, मतलब ये पोजीशन ऑक्यूपाई करी किसने? सी ने। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, या तो ये सरवाइव करेगा या तो ये दोनों सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सरवाइव कर जाएंगे तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, जो फिलहाल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कितने कहा गया है? मेंबर 7 है। तो ये पोजीशन भी हमने एलिमिनेट कर दी, मतलब हम क्लियर हो गए कि 7 अरेंजमेंट इस तरह से बनना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हमारी अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट हमारे पास एक हिंट मिसिंग है, जो क्या कह रही है? जी के 3rd राइट पर बी की प्लेसिंग करनी है, तो हमारे पास पोजीशन तो यही दोनों वैकेंट है, तो हमने यहाँ पे जी का स्टेटस रख दिया 3rd राइट, 1st 2nd 3rd, और यहाँ पे कौन आ गया? बी आ गया। एक हिंट और थी कि जी का नेबर सी और ई दोनों को नहीं होना है, हमारे इस डायग्राम में भी सी और ई जी के नेबर नहीं है, मतलब ये हमारा फुल एंड सॉर्टेड सोल्यूशन है। आई होप आप सबका भी आंसर यही आ रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन किया, अगर मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा कि बताइए ई के 3rd राइट में कौन है? हु इज सिटिंग एट 3rd राइट ऑफ ई? ई के 3rd राइट पे कौन बैठा है? ई यहाँ पे 1st 2nd 3rd कौन बैठ रहा है? डी बैठ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ए के 4th लेफ्ट में कौन है? चलिए देखते हैं, 1st 2nd 3rd 4th कौन बैठा है? जी बैठा है, मतलब अरेंजमेंट बन जाएगा, तो हम मल्टीपल क्वेश्चन से अपने आप डील कर लेंगे। द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अरेंजमेंट बने कैसे, हिंट को ग्रैब करें कैसे, हिंट को शॉर्टलिस्ट करें कैसे, और क्या तरीका अपनाएं ताकि हमें हिंट को बार बार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, तो हम छोटे छोटे सवालों से ही इस चीज की प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि हमें हिंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने देखा होगा क्या इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के में हमें कहीं भी हिंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, अगर दोबारा हिंट पढ़ने की जरूरत भी पड़ जाती देन इट वाज नॉट अ बिग डील, हम दोबारा एक ओवरव्यू कर सकते थे। बट व्हाट व्हेन द क्वेश्चन इज लेंदी, तब आप क्या करेंगे जब क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ये ब्रह्मास्त्र है, क्वेश्चन को स्किप करना, और ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप हर सवाल के लिए नहीं कर सकते हैं। आप हर सिटिंग और हर पजल को स्किप करके नहीं आ सकते हैं, और सारी सिटिंग और सारी पजल को स्किप करके आएंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि पेपर में 50% आपका सिटिंग और पजल ही होगा, ये डोमिनेटिंग है। चाहे प्री में चले जाइए, चाहे मेंस में चले जाइए, चाहे क्लैरिकल में चले जाइए, चाहे पीओ में चले जाइए, तो याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र है स्किप करना, लेकिन ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हम हर सवाल में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चुनिंदा सवाल होते हैं। वो कैसे सवाल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सवाल, ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं जो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे सवालों को
बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हमें क्या करके आना है तो ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें स्किप करके आना है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले हमने सर्कुलर अरेंजमेंट किया, उसके बाद हमने लीनियर किया और वो भी सिंगल ट्रैक का। अब बारी है लीनियर अरेंजमेंट ही करने की, बट ऑन 2 पोजीशंस, मतलब 2 ट्रैक पे करेंगे हम। ठीक है, 2 ट्रैक मतलब जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि 2 पार्ट डिवीजन बना होगा, एक पार्टी नॉर्थ की तरफ देख रही होगी, एक पार्टी साउथ की तरफ देख रही होगी। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, KLMNOPQRST, मतलब टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 लोग 10 मेंबर्स हैं ऑफ टीम A एंड B। 2 टीम है, टीम A है और टीम B है, कंटेनिंग 5 मेंबर्स ईच, मतलब हर टीम में इक्वल मेंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीम A इज फेसिंग नॉर्थ, एक टीम ये जो नॉर्थ की ओर फेसिंग करके बैठी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टीम A। और जो साउथ की ओर फेसिंग करके बैठी है उसका क्या नाम है, टीम B। ठीक है, ये एक चीज क्लियर है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। ये जो M है ये P का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, एक बात आपने क्या गौर किया, इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि टीम A में कौन कौन से 5 मेंबर हैं या टीम B में कौन कौन से 5 मेंबर हैं। क्या हमें इस बात का जरा सा भी आइडिया है? बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें नॉर्मल ट्रैक पे क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं ना कि टीम A में ये 5 लोग हैं, टीम B में ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये 5 लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं और आपको इनकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है। बट आई एक्सपेक्ट कि आप सब ये क्वेश्चन इजीली डील कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आपको नॉर्मल ट्रैक पे नहीं दिया है, थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं जो टीम A में मौजूद हैं, है ना। अब एक बात ये बताइए, अभी तक हमने क्या किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है हमने क्या किया, हमने उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में लिख के रख लिया था इन द फॉर्म ऑफ सम रिप्रेजेंटेशन और आइकन, कि ये हिंट हमारे पास है, लेटर ऑन जब हमको कनेक्ट करना होगा तो हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में हम ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस चीज़ में फास्ट पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस चीज़ में आप जल्दी इजी वे में और जल्द से जल्द सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, वही ट्रैक अपनाइएगा। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आप एक यूनानिमस ट्रैक लेकर नहीं चल सकते हैं कि बस ये मूल मंत्र हाथ लग गया है, हर तरीके के सवाल में बस यही मंत्र फूंकना है, बिल्कुल नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये 2 ऐसे सेक्शन है कि यहाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग होती है, इतने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा अप्रोच डिफर कर जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में मैं वो स्टैंडर्ड अप्रोच अपना के नहीं चलूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। इस क्वेश्चन में मुझे हिंट को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसी कोई हिंट उठानी पड़ेगी जो डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगर हमें किसी, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आप किससे इनिशिएट करना बेहतर समझेंगे, किसी ऐसे पर्सन से जिसका डायरेक्शन क्लियरली पता हो कि या तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है या तो वो साउथ की तरफ देख रहा है। बट फिलहाल पहली लाइन में हमें ऐसी कोई हिंट नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। N is third to the right of K and sits exactly opposite to Q। हमें इसमें भी कोई हिंट नहीं मिल रही, आगे देखते हैं। L sits on the immediate right of Q and is facing south। ये कुछ काम की हिंट मिली कि वो साउथ की तरफ फेस करके बैठा है, ये हमारे काम की हिंट है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें किस हिंट से इनिशिएट करना चाहिए, जिसका डायरेक्शन क्लियर हो, जैसे कि यहाँ हो रहा है। L sits on the immediate right of Q and is facing south। किसके बारे में बात हो रही है, L की। ये जो L है ये साउथ की ओर फेस करके बैठा है, मतलब हम यहाँ पे कहीं L को रख देंगे। हमने कहीं भी L को रख दिया, लेकिन L से जुड़ी एक हिंट और है हमारे पास। L sits on the immediate right of Q। ये जो L है ये Q के इमीडिएट राइट में बैठेगा, मतलब हम Q को यहाँ प्लेस कर देंगे।
अब यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लोग साउथ फेसिंग हैं, साउथ फेसिंग का मतलब पोजीशन ऐसी हो गई, और अगर मैं साउथ की तरफ फेस करके बैठी हूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो रहा है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। वही चीज रिवर्स हो रही है, अगर मैं नॉर्थ की ओर फेस करके बैठी हूँ तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, ये L सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो हमने L को Q के राइट में बैठा दिया। या तो अगर आपको इतना ज्यादा इमेजिन करने नहीं चाहते हैं, कॉपी एक तरीका और है, आपका मन हो आप कॉपी या आप जिस भी पेपर में सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट कर लेंगे तो आपके हिसाब से ही डायरेक्शन बन जाना है। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो साउथ फेसिंग लोग हैं, क्वेश्चन राइट बोल रहा है आप लेफ्ट में रखिए, क्वेश्चन लेफ्ट बोल रहा है आप राइट में रख लीजिए। साउथ वालों के लिए, नॉर्थ वालों के लिए जो जैसा कह रहा है राइट में कह रहा है राइट में रख देंगे, लेफ्ट में कह रहा है लेफ्ट में रख देंगे। लेकिन जो लोग साउथ की ओर फेस करके बैठे, आप अपना ही राइट और लेफ्ट एज्यूम करके चल लीजिए, आप रोटेट करने की झंझट मत लीजिए। जिस भी जोन में आप कंफर्टेबल खुद को समझे आप वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, L सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, ये जो L है ये Q के राइट में बैठा है तो हमने रख दिया। अब L या Q से जुड़ी हमें कोई और हिंट चाहिए होगी, चलिए देखते हैं। R इज थर्ड टू द राइट ऑफ L, उसी के बाद वाली लाइन में है R इज थर्ड, ये जो R है ये L के थर्ड राइट में है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पे कौन आ गया, R, L के थर्ड राइट में, ठीक है। चलिए आ गया, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ L एंड अपोजिट टू P, मतलब ये जो R है ये किसके सामने बैठा है, P के सामने बैठा है, तो हमने यहाँ पे P की प्लेसिंग कर दी। 1 2 3 4 5 लोग का मतलब हमारे पास सिटिंग डिसाइड हो गई, मेंबर मिसिंग है, तो वो जो इस लाइन में 5 आएंगे वो भी कुछ इसी तरह से आएंगे, इन्हीं के आमने सामने आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। S सिट्स अपोजिट टू M, हमें फिलहाल नहीं पता है S और M कहाँ है, हमने स्किप कर दिया। लास्ट लाइन कह रही है O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, हमने इसे भी स्किप कर दिया। अब हमारे पास एक मेंबर मिला है P, आपको याद होगा जब हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे हमें स्टार्टिंग लाइन में P से जुड़ी हिंट मिली थी, देखिए क्या है, M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, ये जो M है ये P का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे M प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, ये जो M है ये N के सेकेंड लेफ्ट में मौजूद है। M जो है ये N के सेकेंड लेफ्ट में है, लेकिन कहाँ रखेंगे हमें पता नहीं है। N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, नाउ ये हमारे काम की हिंट आई। N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू Q, मतलब Q के सामने किसे आना है, N को आ जाना है, हमने यहाँ पे N रख दिया। इसी N से जुड़ी एक हिंट और है हमारे पास, N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, N ये जो है ये K के थर्ड राइट में आ रहा है, तो K को हम यहाँ कहीं रखेंगे तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ रहा है, तो हमने ये पोजीशन रख दी K के लिए। K के थर्ड राइट में हमने N की प्लेसिंग कर दी। इसी N से जुड़ी एक हिंट और थी हमारे पास, जो क्या कह रही है, M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P बट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, मतलब ये जो M है ये N के सेकेंड लेफ्ट में है, तो ये N है फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे आपको किसको प्लेस कर देना है, M को प्लेस कर देना है। M की प्लेसिंग हो गई। अब आप देखिए लास्ट सेकेंड लाइन में आपको एक जगह बताया गया था S सिट्स अपोजिट टू M, मतलब S और M आमने सामने बैठे हैं, तो हमने S और M को आमने सामने रख दिया। और फिर एकदम लास्ट लाइन हमसे क्या कह रही है, O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, ये जो O है ये R का पड़ोसी नहीं है, तो जब R का पड़ोसी नहीं है तो एक ही जगह बच रही है O के लिए, हमने O को यहाँ रख दिया। एक ही पर्सन मिसिंग है, कौन, T, तो हमने T के लिए ये पोजीशन रख दी, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, है ना। आई होप आप लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें किस हिंट से इनिशिएट करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एम्बिग्यूअस सिचुएशन है, हमारे पास क्लैरिटी इनिशियल लाइन में नहीं दी गई है, और वो इंफॉर्मेशन जो काम की थी वो कहीं बीच में सजा सवार के रख दी गई है, हिडन है। आपको उसे ओवरव्यू करके ट्रेस आउट करना होगा, उससे मेंबर निकालना होगा, फिर उस कॉमन मेंबर से रिलेटेड हिंट को कैच करना होगा और आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक काउंटर क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं S के सेकेंड राइट में कौन है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S के सेकेंड राइट में कौन मौजूद है, क्या Q आपका जवाब आएगा, बिल्कुल नहीं।
आपका एस के सेकंड राइट में जवाब क्या आएगा? आर आएगा। देखिए, जो लोग साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूं तो काउंटर क्वेश्चन भी इसका जवाब देने के लिए भी आपको एस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा। आप अपना दायां बायां नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एस का राइट ये हो रहा है, तो एस के सेकंड राइट की अगर बात करी जाएगी तो कौन आएगा? आर आएगा। और अगर मैं पूछूं एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो एस के सेकंड लेफ्ट में पूछा है, आपके नहीं, और एस का लेफ्ट इस वक्त ये बन रहा है, तो एस के सेकंड लेफ्ट का जवाब क्या आएगा? क्यू आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं एम के सेकंड राइट में कौन है, एम के सेकंड राइट में कौन आ रहा है? एन आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे आर, क्यू, एम, पी और एन, ये आपके पास कुछ 5 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5, और मेरा सवाल आपसे ये है, पिक द ऑड मेंबर आउट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। मतलब इनके बैठक व्यवस्था के आधार पे आपको इन 5 में से एक ऑड मेंबर को बाहर ट्रेस आउट करना है। कौन सा ऑड मेंबर है? अब यहाँ पे ऑड मेंबर ट्रेस आउट करने के लिए आप अल्फाबेटिकल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट ये सारे लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू देयर सेटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे एक चीज मेंशन करी जाती है आपको, इनके बैठक व्यवस्था के हिसाब से आपको इनमें ऑड मेंबर ट्रेस आउट करना है। चलिए बैठक व्यवस्था देखते हैं क्या है। आर और क्यू यहाँ पे मौजूद है, एम यहाँ पे मौजूद है, पी और एन यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे एक बात पता चल गई कि ये जो आर, क्यू, पी और एन, ये 4 के चारों लोग सारे कॉर्नर एलिमेंट्स हैं। ये जो एम है यही एक मेंबर मिड एलिमेंट का आ रहा है, तो इसमें ऑड वन कौन हो गया आपका आंसर? थर्ड वन इज योर आंसर, दैट इज एम। क्योंकि अगर हम पोजीशन में कंपेयर करें तो इन चारों में एक चीज कॉमन है कि ये 4 के चारों कॉर्नर पे प्लेस्ड है। ठीक है। अगर मैं आपसे ऑड वन आउट पूछा जाएगा, इसमें कोई भी ऑड वन आउट पूछे तो आपको इनकी प्लेसिंग के हिसाब से आंसर करना है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बताइए वो 5 लोग कौन कौन से हैं जो टीम ए में मौजूद हैं। तो टीम ए में मौजूद 5 लोग कौन है? पी, के, एम, ओ, एन। और वो 5 लोग कौन कौन से हैं जो टीम बी में मौजूद हैं? आर, टी, एस, एल, क्यू। क्लियर है? जब अरेंजमेंट बन जाएगा तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी, हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू क्यू? क्यू के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा है? डायगोनली अपोजिट का मतलब ये हो गया, ये मेंबर है। क्यू के डायगोनली अपोजिट में कौन आ रहा है? पी आ रहा है। अगर आपसे डायगोनली अपोजिट पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी। अगर मैं पूछूं आर के डायगोनली अपोजिट कौन है? एन है। क्लियर है?